सबसे पहला क्वेश्चन आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक इनमें से कौन है? आपसे पूछा गया है। क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, राम प्रसाद निरंजनी। ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 है, सुख सागर इनमें से किस गद्य लेखक की रचना है? सदा सुख लाल की, लल्लू लाल की, सदल मिश्र या फिर इंशा अल्लाह खान की? बताएं जल्दी से। सुख सागर, देखिए नाम में ही सुख है, तो क्या उत्तर जाना चाहिए? सदा सुख लाल। ठीक है, सुख में कौन रहेगा? मेरा लाल रहेगा। अगर लल्लू लाल की बात करें, ठीक है, लल्लू लाल प्रेम में क्या हो गए? लल्लू हो गए। तो इनकी रचना कौन सी थी? प्रेम सागर। जल्दी से बताएं, लल्लू लाल की कौन सी रचना है? सदल मिश्र की कौन सी है? नासिके तो पाख्यान। मुंशी इंशा अल्लाह खान की कौन सी है? रानी केतकी की कहानी। ठीक है, बहुत बढ़िया, प्रेम सागर है। प्रेम के सागर में डूबकर लल्लू लाल हो गए। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। गुरु नानक हिंदी की किस काव्य धारा से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में गुरु नानक देव जी से संबंधित आपको प्रश्न पूछा ही पूछा जाएगा, 100% लिखवा लीजिए। ठीक है, क्या उत्तर जाना चाहिए? विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, संत काव्य में। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाएगा संत काव्य के प्रतिनिधि कवि कौन से हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं, सूफी काव्य के कौन से हैं? जायसी हैं प्रतिनिधि कवि। राम काव्य के कौन से हैं? हमारे प्यारे तुलसीदास जी। ठीक है, और देखिए निराला जी की भी एक रचना है तुलसीदास से संबंधित। ठीक है, तो वो भी याद कीजिएगा। बहुत बढ़िया। संत काव्य के कौन है? कबीर जी हैं। ठीक है, और कृष्ण काव्य के कौन है? सूरदास हैं। ठीक है, सूरदास हैं। तो ये याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। अब इनसे संबंधित भक्ति भाव भी पूछे जाते हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे तुलसीदास की जो भक्ति किस प्रकार की थी और सूरदास की भक्ति किस प्रकार की थी। अगला प्रश्न देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है। बहुत बढ़िया। तुलसीदास की कौन सी है? दास्य भाव की है। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि सूरदास की कौन सी है, एग्जाम में भी पूछा गया है, बताएं जल्दी से सभी के सभी। सांख्य भाव की है। बहुत बढ़िया। आचार्य शुक्ल के अनुसार भक्ति काल की समय सीमा इनमें से कौन सी है? बताएंगे जल्दी से। भक्ति काल को गियरसन जी ने क्या नाम दिया था? आपसे ये ज्यादातर पूछा जाता है, जल्दी से वो भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो इसका उत्तर जाएगा विकल्प नंबर बी, 1375 विक्रमी सम्मत है, यहां पर इसे सही कर लीजिएगा। ठीक है, विक्रमी सम्मत से 1700 विक्रमी सम्मत। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला देखेंगे, प्रश्न 5 है, हंस पत्रिका के संपादक इनमें से कौन से थे? आपसे पूछा गया है। कौन थे बताएंगे जल्दी से। महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, भारतेंदु थे, प्रेमचंद थे या फिर अज्ञे जी थे? क्या उत्तर जाना चाहिए? जल्दी जल्दी चयन करेंगे इस प्रश्न का उत्तर। बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, प्रेमचंद। उपन्यास सम्राट कहलाए जाते हैं। महावीर प्रसाद का तो आपने सुना ही होगा। ठीक है, इनका एक युग ही है, कौन सा बताएं जल्दी से। द्विवेदी युग। 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। भारतेंदु जी से भी संबंधित एक युग है, कौन सा है? भारतेंदु युग। ठीक है, इनकी जो 3 पत्रिकाएं थी, जल्दी से सभी के सभी वो तीनों की तीनों पत्रिकाएं लिख देंगे, जल्दी से लिखें। बहुत अच्छे। अज्ञे का अगर आपसे पूछा जाएगा तो अज्ञे क्या है? प्रयोगवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, कौन माने जाते हैं? प्रयोगवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं अज्ञे जी। और तार सप्तक इन्होंने शुरू किया था कब? 1943 में। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से आपकी स्क्रीन पर है। चलिए प्रश्न का उत्तर देंगे। प्रेमचंद के उस उपन्यास का नाम बताना है जिसमें किसानों की समस्याओं का निरूपण किया है। क्या उत्तर जाना चाहिए? विकल्प नंबर बी जाएगा, गोदान में किया है। अच्छा, आपको क्या है, गोदान से संबंधित
एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, इनसे संबंधित पात्र पूछे जाएंगे। ठीक है, क्या पूछे जाएंगे, पात्र पूछे जाएंगे, या फिर प्रेमचंद के ये पूछा जाएगा कि इनकी ये रचना किस किस चीज से संबंधित है, यथार्थवाद से है, ठीक है, आदर्शनोन्मुक्त यथार्थवाद से है, तो ऐसे आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, गोदान के जो पात्र हैं बहुत बढ़िया, होरी, धनिया, गोबर, मालती, बहुत अच्छे, ये गोबर जरूर पूछा जाता है। ठीक है, गोदान का। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 7 है, एक आपसे सूरदास का पूछा जाता है। ठीक है, रंगभूमि का महत्वपूर्ण पात्र है वो। बघेली बोली किस वर्ग के अंतर्गत आती है, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी या फिर पहाड़ी? बताएं जल्दी से क्या उत्तर जाएगा। बघेली का कौन सी से जाती है, ये पूर्वी हिंदी से मानी जाती है। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 8 है, झांसी जालौन किस बोली का क्षेत्र है? देखिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि क्या है, सुभद्रा कुमारी चौहान ने एक अपनी कविता लिखी थी, कौन सी, बाल कविता जिसे कह सकते हैं। ठीक है, कौन सी थी, जल्दी से बताएंगे। झांसी की रानी नाम से संबंधित। और देखिए कौन से बोली क्षेत्र में ये आती है, ये आती है बुंदेली। ठीक है, कौन सी है, बुंदेली। अगला देखेंगे, प्रश्न 9 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चिंतामणि के 4 भाग हैं वैसे। ठीक है, इसके रचनाकार कौन से हैं आपसे पूछा गया है, बताएं जल्दी से। खूब लड़ी मर्दानी थी, बहुत अच्छे। क्या जाएंगे, बताएं। हमारे प्यारे बाबा जी कौन से, रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, बाबा रामचंद्र शुक्ल जी की ये रचना है चिंतामणि। आपको देखिए इससे संबंधित, इनसे संबंधित, जो चिंतामणि से संबंधित क्या है, कुछ निबंध पूछे जाएंगे, वो निबंध जरूर करके जाने हैं। ठीक है, जैसे कि आपको बता दूं काव्य में अभिव्यंजनावाद। ठीक है, इस तरह से, बहुत बढ़िया। तो ये आपको ऐसे पूछे जाएंगे, इसके अंदर से आपको जरूर पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 10 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आंसू किस कवि की कृति है? एक विरह काव्य है ये, बताएंगे क्या उत्तर जाना चाहिए आपसे। देखिए ये कम पूछा जाएगा कि उसमें कितने कितने निबंध है, कितने नहीं है। ये आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि ये मास्टर कैडर में तो पूछा जाएगा, लेकिन हाँ टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में जरूर पूछा जा सकता है। लेकिन आपने क्या है, रामचंद्र शुक्ल जी से संबंधित जो इनके निबंध हैं वो जरूर करके जाने हैं। आंसू किसकी किसकी कवि की कृति है? तो प्रसाद जी की है। ठीक है, किसकी है? प्रसाद जी की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, विरह काव्य है, याद रखिएगा सभी के सभी। अच्छा, आपको अब इसमें से क्या और क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे कि पंत जी को क्या कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। दिनकर की उर्वशी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। निराला जी ने क्या किया था? मुक्तक छंद का प्रवर्तक किया था। इनकी जो रचना महत्वपूर्ण है, जैसे जूही की कली, ठीक है, राम की शक्ति पूजा जो कि लंबी कविता है, तुलसीदास आपको बताया था मैंने। ठीक है, नए पत्ते ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, बाधो ना नाव इस ठाव बंधु, ये भी महत्वपूर्ण इनकी क्या है, कविता है। याद रखिएगा इन सभी को। बहुत बढ़िया पूनम जी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 11 है, प्रगतिवादी काव्य की समय सीमा क्या है? प्रगतिवाद के जो प्रवर्तक माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं, बताएं जल्दी से, कौन माने जाते हैं? प्रयोगवाद के कौन है? प्रयोगवाद के अज्ञेय हैं। ठीक है, 1943 से 1953 आपको क्या बताया है? प्रयोगवाद का बताया है। अगर प्रगतिवाद को आप देखेंगे, ठीक है, अब आपसे प्रगतिवाद के बारे में अगर पूछा जाएगा तो क्या उत्तर होना चाहिए, ये बताएंगे। बहुत अच्छे। क्या जाएगा? विकल्प नंबर बी, 1936 से 1943। ठीक है, तो प्रयोगवाद, जो प्रगतिवाद के बाद ही क्या हुआ था? प्रयोगवाद हुआ था। ठीक है, और इनके जो प्रवर्तक मान लिए जाते हैं वो कौन मान लिए जाते हैं? पंत जी मान लिए जाते हैं। ठीक है, प्रगतिवाद।
तो आप ये जरूर याद रखिएगा, दोनों में डिफरेंस पता चल गया होगा। प्रगतिवाद की समय सीमा कब की है? 1936 से 1943। प्रयोगवाद की कितनी है? 1943 से 1953। तो इस प्रश्न का 11 का उत्तर जाएगा विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? बी से ही जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ जी, प्रगतिवाद से संबंधित आपको कार्ल मार्क्स का पूछा जाएगा। कई बार ऑप्शन में आपको लेनिन भी दिया जा सकता है। ठीक है, आपसे जब पूछा जाएगा कि इनमें से कौन से रचनाकार क्या है प्रगतिवाद से संबंधित है, तो वहां पर आपको 3-4 ऐसे नाम दे दिए जाएंगे और एक प्रयोगवाद या उससे अलग कोई छायावाद का नाम भी दे दिया जाएगा, मतलब छायावाद के कवि का नाम भी दे दिया जाएगा, तो ये भी हो सकता है। प्रश्न 12 देखेंगे, कुरुक्षेत्र नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता कवि कौन से हैं? बताएं जल्दी से, क्या उत्तर जाना चाहिए? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से चयन करेंगे, क्या हो जाएगा? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, बताएंगे जल्दी से क्या उत्तर जाना चाहिए। इनका जो जन्म भी हुआ था, कब हुआ था ये भी बताएं। बहुत बढ़िया, रामधारी सिंह दिनकर जी की ये क्या है? रचना है। ठीक है, 1908 में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु इनकी 1974 में हुई थी। इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं जरूर आप लिख लीजिए, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, जैसे रेणुका, हुंकार, रसवंती, रसवंती बहुत बार पूछी गई है। ठीक है, द्वंद्व गीत महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, कुरुक्षेत्र आपसे पूछा गया है, बापू नाम से भी इनकी रचना है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बापू नाम से। इतिहास के आंसू नाम से भी इनकी रचना है। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो पूछी जाती है वो रश्मि रथी पूछी जाती है। ठीक है, नए पत्ते आपको बताया था निराला की है, लेकिन रामधारी सिंह दिनकर जी की कौन सी है? नीम के पत्ते। अलग सा प्रश्न है ये। ठीक है, परशुराम की प्रतीक्षा, भारत और चीन युद्ध से संबंधित ये रचना थी। ठीक है, परशुराम की प्रतीक्षा। हारे को हरि नाम, ये भी आपसे ज्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, हारे को हरि नाम से भी ये पूछा जा सकता है, तो जरूर कीजिएगा। उर्वशी आपको बताया ही है, महत्वपूर्ण रचना है इनकी। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो काफी महत्वपूर्ण रचनाएं जो थी एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, आपको मैंने बता दी हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 13 है, श्वेत का विलोम क्या हो जाएगा? कृष्ण हो जाएगा, गोरा हो जाएगा, श्याम या फिर काला। ऑप्शन थोड़ी ऊपर नीचे दी गई है, आपने आंसर बताना है, क्या उत्तर जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 13 का क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर बी से ही हो जाएगा, श्याम। ठीक है, क्या जाएगा? श्याम जाएगा, काला नहीं आएगा। क्या आएगा? श्याम आएगा। ठीक है, तो विकल्प नंबर यहाँ पर क्या है? ये ऑप्शन ऊपर नीचे गई है, तो आप इसे सही कर लीजिएगा, बी ऑप्शन वैसे दिया गया है। ठीक है, बहुत बढ़िया रुपिंदर कौर जी। कृष्ण का क्या है? शुक्ल आएगा, बहुत अच्छे। अगला देखेंगे, चक्र का तत्व क्या है? आपसे पूछा गया है, बताएं जल्दी से, चक्र का क्या हो जाएगा? पहिया, चाकी, चक्का या फिर कोई नहीं। आपने देखा होगा हम ज्यादातर क्या है, क्या कौन सा शब्द यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं? ठीक है, बताएं जल्दी से, कौन सा यूज करते हैं? सभी के सभी ने आपने यूज किया होगा, तेरा चक्का गोल हो गया, है ना। क्या जाएगा? विकल्प नंबर सी हो जाएगा। जो चक्र का तद्भव क्या हो जाएगा? चक्का हो जाएगा। कोई चाकी मत कर देना, ठीक है, कहीं चाकी लगा दो आप। अंगरक्षा का तत्सम आपने बताना है, अंगरक्षक, अंगरक्षक, आरक्षक या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 15 का क्या जाएगा? ये ज्यादातर पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, अंगरक्षक जाएगा इसका। ठीक है, प्राचीन जो नाटक हैं पुराने जो, उसमें आपने देखा होगा अंगरक्षक नाम से संबोधित किया जाता है। 16 देखेंगे, आंख का तत्सम क्या हो जाएगा? बताएं। आंख का अक्ष, अक्षी, नयन या फिर अच्छी, बताएं क्या उत्तर जाएगा? जल्दी से चयन करेंगे। आंख का तत्सम आपसे पूछा है। संस्कृत के जो के तो शब्द जो प्रयोग में लाए जाते हैं,
वो क्या हो जाते हैं, तत्सम हो जाते हैं। जब इनमें कोई बदलाव कर दिया जाता है तो वो तद्भव हो जाते हैं। क्या उत्तर जाएगा, विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, अक्षी। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखेंगे, आंसू का तत्सम क्या हो जाएगा। आंसू का आपसे फिर दोबारा पूछ लिया है, आंसू, अश्रु, अश्रु या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या उत्तर जाना चाहिए, बताएं जल्दी से। यहाँ पर देखिए गलत होने की गुंजाइश भी रहेगी, क्योंकि क्या है, अलग अलग टाइप की ऑप्शन है। ठीक है, तो विकल्प नंबर क्या जाएगा, विकल्प नंबर सी हो जाएगा, अश्रु हो जाएगा। ठीक है, सी जाएगा इसका आंसर। अगर किसी ने बी दिया है तो कोई बात नहीं, आगे से आप इसको क्या करेंगे, सी लगाएंगे। परस्तर का तद्भव क्या हो जाएगा, पाहन, पत्थर, पथरीला या फिर पहाड़। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब छोटे बच्चों की लड़ाइयाँ होती हैं तब ये जो प्रस्तर का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। क्या उत्तर जाना चाहिए इसका, हाँ जी बहुत अच्छे, पत्थर हो जाएगा, है ना। सभी एक दूसरे को क्या है, पत्थर उठा उठा कर मारते हैं, बाकी तो कुछ होगा ही नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाने वाला प्रश्न आपकी तरह एक सुंदर सा प्रश्न है। या अनुरागी चित्त की गति समझे ना ही कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों तो उज्जवल होए। इस दोहे में कौन सा अलंकार है, बताएं जल्दी से। क्या जाएगा, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, विरोधाभास। ठीक है, क्या जाएगा, विरोधाभास। प्रश्न 20 देखेंगे, हास्य रस का स्थायी भाव कौन सा है। रति हो जाएगा, शोक हो जाएगा, हास हो जाएगा या फिर विस्मय हो जाएगा। बताएं जल्दी से क्या जाना चाहिए। हास्य का क्या जाएगा, क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, हास हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 21 है, संचारी भावों की संख्या कितनी है। देखिए संचारी भाव आपसे पूछे जाते हैं, ज्यादातर पूछे जाते हैं, बताएं जल्दी से कितने हैं। 9 है, 33 है, 30 है या फिर 18 है। क्या उत्तर जाएगा, देखिए जल्दबाजी में आंसर ना दें, ठीक है, कोई भी जल्दबाजी में ना दें। बहुत बढ़िया, 33 हो जाएगा। ठीक है, हम जब प्रोनाउंस करते हैं 33 प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन क्या है एक्चुअल में ये 33 लिखा जाता है। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, बहुत अच्छे। अच्छा, 34वां संचारी भाव किसने माना है, ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है इस बार, जरूर करिएगा ये। गागर में सागर भरना, क्या उत्तर हो जाएगा, बताएं जल्दी से। दोहों की रचना करना, कम बात करना, थोड़े में अधिक कहना, बहुत बात करना। क्या उत्तर जाएगा, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, थोड़े में अधिक कहना। जैसे कि बिहारी ने अपने दोहों में क्या किया है, गागर में सागर भरा है, मतलब थोड़ी सी बात में ही क्या है, बहुत कुछ कह देना। बहुत बढ़िया। चलिए अगला देखें, खटाई में पड़ना, क्या मुहावरे का अर्थ हो जाएगा, जल्दी से बताएं, इंपॉर्टेंट है ये। क्या जाता है, टल जाना कोई भी काम। ठीक है, तो विकल्प नंबर बी सही होगा इसका। वैसे जैसे आप क्या है, कोई भी काम खटाई में पड़ जाना, यानी कि कोई भी कार्य क्या है, टल जाना। जैसे कि आपने कोई ब्याह शादी का काम शुरू किया है और एकदम से कोई उसमें विघ्न पड़ा, यानी कि वो काम क्या है, नहीं हो पाया, तो क्या कहोगे, सारा काम क्या है, खटाई में पड़ गया। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको बोल सकते हो। प्रश्न 24 देखेंगे, गूलर का फूल होना आपसे पूछा गया है। बकवासी होना, बहुत कम दिखाई देना, बहुत दिखाई देना या फिर कभी दिखाई ना पड़ना। सबसे पहले क्या उत्तर जाएगा, तो क्या उत्तर जाएगा इसका, विकल्प नंबर ये वाला, गूलर का फूल होना, बहुत कम दिखाई देना। ठीक है, क्या जाएगा, बहुत कम दिखाई देना। ये याद करिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला देखेंगे, प्रश्न 25 है, छप्पड़ फाड़ कर देना। ये भी आपको ज़्यादातर पूछा जाता है, छप्पड़ फाड़ कर देना, बताएं कैसे देगा। छप्पर से धर निकलना, बहुत अधिक प्राप्त होना, अनायास प्राप्ति होना या फिर छप्पड़ को फाड़ देना। देखिए छप्पर को फाड़ देना और छप्पर से धन मिलना, ये तो नहीं होगा, ये तो कन्फर्म है। ठीक है, अब आपने बताना है कि इन दोनों में से क्या होना चाहिए, तो आंसर क्या जाएगा, विकल्प नंबर सी,
छप्पड़ फाड़ कर देना, यानी कि अनायास ही प्राप्ति हो जाना। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। प्रश्न 26 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भट्ट लोलट बताएंगे जल्दी से। लोलट व्यक्ति क्या करते हैं? आरोप लगाते हैं। शंख कैसे बजाना है? अनुमति लेकर। भट्ट नायक क्या करते हैं? भुक्ति करते हैं। ठीक है, भुक्ति का वाद करते हैं। अभिनव गुप्त, देखिए इनका तो बिल्कुल सीधा सीधा ही है, अभिव्यक्तिवाद। ठीक है, अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद तो आसान सा था, एग्जाम में आराम से आपसे पूछा जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 27 है। शिशुपाल वद्यम का रचयिता इनमें से कौन है? प्रश्न नंबर 27 का आपने चयन करना है। क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, माघ। ठीक है, क्या जाएगा? विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 28 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन पर देखिए काफी टीकाएं भी लिखी गई हैं। गीत गोविंद इनमें से किसकी कृति है? बताएंगे जल्दी से। दंडी, जयदेव, रुद्रट या फिर अश्व घोष। तो क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, जयदेव की है ये रचना। ठीक है, तो ये जरूर याद रख लीजिएगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, इनकी कोई टीका जरूर बता दीजिए जो आपको किसी ने लिखी हो और एग्जाम में भी पूछी गई है। बहुत बढ़िया, गीत गोविंद का टीका मीराबाई की। प्रश्न 30 है, अष्टछाप के संस्थापक का नाम आपने बताना है। जल्दी से चयन करेंगे। अष्टछाप के संस्थापक का नाम कौन से थे? बल्लवाचार्य थे, गोकुलनाथ थे, विट्ठलनाथ थे या फिर सूरदास थे? क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर सी से ही हो जाएगा, विट्ठलनाथ थे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 31 है, इनमें से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक रचना मानता है? बताएं जल्दी से, कौन मानता है अर्ध प्रमाणिक? ये प्रश्न भी आपको पूछा जा सकता है, बताएंगे जल्दी से। इसकी ट्रिक भी चैनल पर अपलोड है, आप जरूर देखिएगा। क्या उत्तर जाना चाहिए इसका? विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? बी से ही हो जाएगा। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इनके अलावा भी कौन पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक मानते हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे। प्रश्न नंबर 32 देखेंगे, कबीर के गुरु का नाम क्या था? रामानुज, रामानंद, रैदास या फिर इनमें से कोई नहीं? आसान सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, रामानंद जी। ठीक है, क्या जाएगा? रामानंद है इनके गुरु। अगला प्रश्न देखेंगे, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम आपने बताना है। जल्दी से चयन करेंगे, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? सखी किसकी होगी? हरि की होगी। तो क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। अगर आपसे चैतन्य महाप्रभु का पूछा जाएगा तो गौड़ीय संप्रदाय का। ठीक है, विष्णु स्वामी का क्या हो जाएगा? रुद्र संप्रदाय हो जाएगा। प्रश्न 34 देखेंगे, इनमें से विट्ठलनाथ का शिष्य कौन था? बताएं जल्दी से। सूरदास, नंददास, परमानंद दास या फिर कुंभन दास? क्या उत्तर जाएगा? जल्दी से चयन करेंगे, जल्दी से चयन करेंगे। बहुत बढ़िया, नंददास जी हैं। ठीक है, आपको क्या है, इनसे संबंधित मैंने एक ट्रिक भी करवाई हुई है, वो जरूर देखिएगा। ठीक है, जरूर देखिएगा। इसके अलावा भी इन विट्ठलनाथ के जो 3 शिष्य थे, जल्दी से बताएं कौन कौन से थे। आपको एक ट्रिक करवाई थी छगचन नाम से। ठीक है, छगचन नाम से और सकपक नाम से। ठीक है, ये किसके थे? बल्लवाचार्य के। छगचन नाम से कौन से थे? किसके थे? विट्ठलनाथ के। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, 6 से 6 स्वामी। ठीक है, इस प्रकार से आपने करना है। चतुर्भुज दास हो जाएगा। बहुत बढ़िया, चलिए 6 स्वामी है। चलिए अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर क्या है? 35 है, वार्ता ग्रंथों के रचनाकार का नाम आपने बताना है। जल्दी से चयन करेंगे, वार्ता ग्रंथों के रचनाकार का नाम क्या हो जाएगा? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। विकल्प नंबर क्या जाएगा? सी से हो जाएगा, गोकुलनाथ। ठीक है, क्या जाएगा? गोकुलनाथ। नाभादास की पूछी जाए आपसे तो कौन सी रचना है? भक्तमाल है, जिसमें इन्होंने 200 कवियों का क्या है, वर्णन किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये भी। ठीक है, बहुत अच्छे। गोविंद स्वामी, छीत स्वामी। और चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर
36 है। इनमें से रीति सिद्ध कवि कौन सा है? बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, बताएं जल्दी से। देखिए घनानंद और बोधा कौन से हैं? मुक्तक के हैं। जल्दी से बताएं सेनापति किसके हैं? ठीक है, और 36 का क्या जाएगा? विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, बिहारी। चलिए बानी का डिक्टेटर किसे कहा जाता है? किसने कहा था? ठीक है, कबीर को बानी का डिक्टेटर किसने कहा था? हजारों बार कहा था। किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। अगला देखेंगे जहांगीर जसचंद्रिका के रचयिता इनमें से कौन है? आपसे पूछा गया है। जहांगीर जसचंद्रिका किसके द्वारा लिखी गई थी? केशव दास के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 39 है। कालक्रम की दृष्टि से आपने आरोही क्रम में बताना है। क्या उत्तर जाना चाहिए इसका? जल्दी से चयन करेंगे सभी के सभी। क्या जाएगा? विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, केशव बिहारी देव और घनानंद। तो ये याद रखिएगा, केशव बिहारी देव और घनानंद। आपको देखिए इस बार देव से भी फिर दोबारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप उसे जरूर याद रखिएगा। संचारी भाव से संबंधित पूछा जा सकता है। नासिके तो पाख्यान किसकी रचना है? किसकी रचना है? सदल मिश्र की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, हमने इसको 2-3 बार किया भी हुआ है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रचना है। इंशा अल्लाह खान की जो रचना थी, ठीक है, रानी केतकी की कहानी, उसका अन्य नाम क्या था? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे सभी के सभी। प्रश्न 41 देखेंगे, चतुर्गिणी का अर्थ क्या हो जाएगा? बताएं जल्दी से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्या उत्तर जाना चाहिए? जल्दी से बताएंगे। क्या हो जाएगा? 4 रंगों वाली, 4 अंगों वाली, 4 भुजाओं वाली, हाथी घोड़ा पैदल एवं रथ से युक्त। अब बताएं जल्दी से क्या उत्तर जाना चाहिए। यहां पर देखिए फंस जाओगे आप अगर नहीं पढ़ा होगा तो। 4 रंगों वाली नहीं होगी, 4 अंगों वाली भी नहीं होगी, 4 भुजाओं वाली तो हो ही नहीं सकती। क्या उत्तर जाएगा? हाथी घोड़ा पैदल और रथ से युक्त जाएगा। बहुत अच्छे, जिन्होंने भी आंसर डी दिया है, बहुत अच्छी दिशा में आपकी ग्रामर चल रही है, व्याकरण का भाग चल रहा है। प्रश्न नंबर 42 देखेंगे, इनमें से कौन सा शब्द मछली का वाचक है? कौन सा है? बिल्कुल आसान सा प्रश्न है ये। क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, मीन। ठीक है, ये दूसरे वाला मीन नहीं है, ये कौन सा है? मछली वाला मीन है। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 43 है, इनमें से कौन सा शब्द महल का पर्यायवाची नहीं है? आपसे पूछा गया है। प्रासाद, प्रसाद, भवन या फिर अंतरिक्ष। यहां पर देखिए जो महल का पर्यायवाची जो नहीं है, प्रसाद भी होगा और अंतरिक्ष भी होगा, ये 2 जाएंगे। ठीक है, तो ये जरूर कर लीजिएगा। प्रश्न 44 देखिए, पृथ्वी का वाचक न हो उसे छांटना है। कौन सा नहीं होगा? देखिए मही, मही, रसा, ये तीनों ही होते हैं, लेकिन क्या सदन नहीं होता। ठीक है, तो विकल्प नंबर क्या जाएगा? डी सही हो जाएगा यहां पर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अग का अर्थ क्या होगा? पाप होगा, अपराध होगा, पुण्य होगा या फिर यमराज होगा। प्रश्न 45 का आप सभी ने चयन करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सभी ने बताना है। विकल्प नंबर क्या जाएगा? ए सही हो जाएगा। ठीक है, पाप होता है। क्या हो जाएगा? पाप हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला देखिए, सज्जन में समास होता है। अब देखिए समास से संबंधित आपको मैं थोड़े से तथ्य बता देता हूं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। सबसे पहले क्या है, समास के आप क्या करें, अगर नोटबुक है, कोई भी चीज़ है, आप ज़रूर उठा लीजिए, क्योंकि इसके बाद मैं समास तो नहीं करवाऊंगा और समास इसके बाद आप कभी भूलोगे भी नहीं। ठीक है, समास के कितने तत्व होते हैं? 6 भेद होते हैं। ठीक है, आपने क्या लगाना है, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा समास के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अव्ययी भाव, लिख लीजिए इसको। कौन सा होता है? अव्ययी भाव होता है। पहला आप देखेंगे, मैं साथ की साथ यहां पर करवाऊंगा। इसके अंदर क्या होता है, जैसे आपको ना एक वर्ड दे दिया जाए, जैसे एक शब्द दे दिया जाए प्रतिदिन। ठीक है, प्रतिदिन, आपको ये इस प्रकार का कोई एक शब्द दे दिया जाए। यहां पर क्या है, जो पहला शब्द आपको दिया जाएगा वो क्या होगा? क्या होगा? अव्ययी भाव में होगा, यानी कि अव्ययी शब्द होगा। अव्यय शब्द तो आपने पढ़ा है, जिसका क्या है, कोई चेंज क्या होता है या नहीं, जल्दी से बताएंगे।
हाँ जी, वैसे तो प्रतिदिन का प्रतिदिन रहता है, लेकिन देखिए यहां पर क्या है, पहला जो भाग होगा वो क्या होगा, अव्ययी होगा जो चेंज नहीं होता, लेकिन क्या दूसरा जो भाग जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो प्रधान वाक्य अप्रधान वाक्य हो जाएगा। ठीक है, उत्तर पद जिसको बोलते हैं अप्रधान वाक्य, पहला क्या हो जाएगा प्रधान वाक्य और दूसरा क्या हो जाएगा अप्रधान वाक्य। तो जब इस प्रकार का आपको कोई शब्द आता है तो वहां पर आपने क्या है, आपने अव्ययी भाव बताना है। ठीक है, तो आपका क्या है अव्ययी भाव का ये आ चुका है, आसान सा है, इसे याद रखिएगा। पहला क्या है, जो पहला पद है यानी कि पहला जो शब्द आएगा वो क्या है अव्यय आएगा जो कि प्रधान पद होगा, और दूसरा जो आएगा अप्रधान पद होगा जिसे उत्तर पद कहते हैं। इसके बाद देखेंगे दूसरा जो आता है, एक तो बता दिया, अब आएगा तत्पुरुष, तत्पुरुष आपको आ जाएगा। ठीक है, अब तत्पुरुष में क्या है, आपको कारक पता होने चाहिए। ठीक है, कर्ता ने कर्म को, ठीक है, यहां पर काके की, ये आपको जरूर आने चाहिए। जब आपको क्या है कारक आ जाएंगे तो आपको क्या है तत्पुरुष समाज भी, आपको समास भी आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे आपको पूछा गया है यहां पर सज्जन का पूछा गया है। ठीक है, क्या पूछा गया है, सज्जन का पूछा गया है, तो क्या आना चाहिए इसका, तो बताएं जल्दी से। इसका क्या है, इसका तो वैसे आएगा कर्मधारय। ठीक है, लेकिन क्या है आपसे तत्पुरुष पूछा गया है, तो इसमें क्या है सबसे पहला जो भाग आएगा वो क्या होगा, एक विशेषण होगा। ठीक है, अगर जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको जैसे बताऊं, मृत्युंजय, ये लिख लीजिए मृत्युंजय। मृत्युंजय किसे कहा जाता है, शिव को कहा जाता है। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, मृत्यु को जीतने वाला। यहां पर देखिए मृत्यु को, यहां पर कारक चिन्ह आ गया, मृत्यु को जीतने वाला क्या होता है, मृत्युंजय होता है। तो वहां पर आपने आंखें बंद करके क्या लगा देना है, तत्पुरुष लगा देना है। पहला जो शब्द होगा पहला वाला, जैसे मृत्यु आता है आपको, ये क्या है एक विशेषण होगा। ठीक है, क्या होगा, विशेषण होगा, और जहां पर जय आपको अगर दिया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा, यानी कि प्रधान वाक्य हो जाएगा मृत्युंजय। ठीक है, मृत्यु को जीतने वाला। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपको आ जाता है कर्मधारय, इसे नोट कीजिए, कर्मधारय समास आपसे ये पूछा जाता है। ठीक है, यानी कि इसमें क्या है, कोई ना कोई कर्म से संबंधित जो आता है। इसमें क्या है, पूर्व पद जो क्या होता है, पहले वाला वो क्या होता है, अप्रधान होता है, दूसरा प्रधान होता है। जैसे कि आपको मैं एक छोटी सी जो एक विषय एक चीज बताता हूं, जैसे कि क्या है, आपसे पूछा जाएगा नीलकंठ। ठीक है, नीलकंठ आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, तो पहला क्या होगा, विशेषण जाएगा, दूसरा क्या होगा, दूसरा जो पद जाएगा वो विशेष्य हो जाएगा। ठीक है, किसके बारे में बता रहा है, कंठ के बारे में। ठीक है, नील क्या है, यानी कि नीला है उस जिसका कंठ। ठीक है, जिसका है नीला कंठ, तो क्या जाएगा, क्या हो जाएगा, जैसे नील कंठ, तो नीला क्या है, कंठ है। पहले में क्या आ गया, देखिए कर्मधारय में कर्म कौन सा धारण किया हुआ है इसने, नीला। ठीक है, तो नील कंठ, यानी कि पहला क्या है, नील आया है और दूसरा कंठ आया है। नील क्या है, विशेषण है, और कंठ क्या है, विशेष्य है। इससे आपको पता चल जाएगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपको फिर पूछा जाएगा, जो चौथा पूछा जाएगा वो आ जाएगा आपको द्विगु समास आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत आसान है, इसे तो देख कर ही आप क्या है सही आंसर का चयन कर लेंगे। ठीक है, सीधा सीधा आंसर बनेगा द्विगु का, जिसके क्या है, पहला पद क्या हो जाएगा, अप्रधान होगा, लेकिन दूसरा क्या है, प्रधान चला जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर सबसे बड़ी क्या बात है, यहां पर संख्यावाचक होगा। ठीक है, ये याद रखिए, संख्यावाचक होगा, जो कि आपको क्या है ज्यादातर पंचवटी पूछा जाता है। ठीक है, पंचवटी आपसे ज्यादातर पूछा जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, 5 वट या वृक्षों वाला स्थान, उसे क्या कहते हैं, पंचवटी कहते हैं। तो पंचवटी के अंदर क्या है, देखिए पंच क्या है, अप्रधान
जो वाक्य है, यानी कि विशेषण है, संख्यावाची विशेषण, आपको मतलब विशेषण तो है लेकिन कौन सा है, संख्यावाची है। ठीक है, कौन सा है, संख्यावाचक जाएगा। और दूसरा क्या जाएगा, उत्तर पद जो यहां पर क्या हो जाएगा, वो क्या है, प्रधान है लेकिन क्या है, विशेष्य जाएगा, वटी। ठीक है, तो आपने इसे ऐसे याद करना है। जहां पर भी देखे, इसको करने की एक सिंपल सी ट्रिक है, आपने क्या है, जहां पर संख्या आती है, जैसे कि शताब्दी आ जाती है, तो शताब्दी में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, अगर आपसे क्या है, चौमासा पूछा जाए, नवग्रह पूछा जाए, दोपहर पूछा जाए, तिहारा पूछा जाए, तो ये सभी किसके अंदर आते हैं, द्विगुण में आते हैं। ठीक है, अगर आपसे देखिए पांचवा पूछा जाएगा, पांचवा क्या पूछा जाएगा, द्वंद्व समास। अब ये द्वंद्व समास क्या होता है, देखिए दो चीजों के बीच में क्या होना, किसी भी प्रकार का द्वंद्व होना। ये कैसे आपको पता चलेगा द्वंद्व समास का, ठीक है, कैसे पता चलेगा, जब क्या है, दोनों पद क्या हो, प्रधान हो। ये याद रखिएगा, दोनों पद क्या हो, प्रधान हो। जैसे कि भाई बहन, देखिए दोनों पद जो प्रधान है, भाई भी है, बहन भी है। ठीक है, तो आपको क्या है, द्वंद्व समास पता चल जाएगा। जहां पर भी क्या योजक चिन्ह लगेगा, ये आप जरूर याद रखिएगा योजक चिन्ह को। अगर जहां पर भी योजक चिन्ह लगता है, वहां पर आपको क्या जाएगा, क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा भी आपसे पूछा जाए, जैसे गंगा यमुना, पाप पुण्य, माँ बाप, दाल भात, खरा खोटा, आगा पीछा, ठीक है, आचार विचार, कुछ ऐसे भी शब्द आते हैं, तो वो भी सभी क्या जाएंगे, क्या जाएंगे, किसमें जाएंगे, द्वंद्व समास में जाएंगे। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा आपको जो अंतिम पूछा जाता है, 6वां जो होता है, वो कौन सा होता है, बहुब्रीहि। ये ज्यादातर आपसे पूछा जाता है। ठीक है, आपको दो चीजें ज्यादा पूछी जाती हैं, बहुब्रीहि में पूछा जाता है और कर्मधारय में पूछा जाता है। ठीक है, ये दो जरूर पूछे जाते हैं। बहुब्रीहि के अंदर क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि आपसे पूछा जाता है, इसमें क्या है, कोई तीसरा ही अर्थ निकलता है। ठीक है, बहुब्रीहि समास के अंदर इसमें क्या है, दोनों ही पद क्या होते हैं, अप्रधान होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, दोनों ही पद क्या होंगे, अप्रधान होंगे। अब कैसे अप्रधान होंगे, जैसे आपको कोई पूछ लिया जाए, जैसे समानाधिकरण पूछा जाए। ठीक है, समानाधिकरण आपसे पूछा गया है। ठीक है, अब यहां देखिए, समान विभक्त वाले शब्द आपसे ये पूछा जाता है, समान विभक्ति वाले जो प्रश्न होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है, जब ये दोनों अप्रधान जो पद मिलते हैं आपस के अंदर, तो ये क्या करते हैं, तीसरा ही नया जन्म दे देते हैं। ठीक है, बहुत ही अलग सा इसका जो विचार है, यानी कि क्या है, जब दो आपस में अप्रधान पद मिलते हैं तो उनसे क्या है, तीसरा अर्थ निकल जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, समझ आई आप सभी को। अब ये क्या है, बहुब्रीहि समास भी आपको हो चुका है। ठीक है, आपसे ऐसे पूछा जाएगा, चक्रपाणी। ठीक है, आपसे एक उदाहरण देता हूं, चक्रपाणी आपको दिया जाता है। ठीक है, पानी का अर्थ क्या होता है, आप ये लिख लीजिए, चक्रपाणी। ठीक है, यहां पर क्या है, पानी का अर्थ होता है हाथ होता है। ठीक है, इसे भी नोट कर लीजिएगा, आपको क्या है, पर्यायवाची में पूछा जा सकता है। तो ये क्या है, चक्र है हाथ में जिसके, तो किसके हाथ में चक्र होता है, विष्णु जी के होता है। तो आप क्या है, देखते ही पता चल जाएगा आपको क्या है, चक्रपाणी किसका है, ये क्या है, बहुब्रीहि है। आपसे लंबोदर भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चंद्रमौली भी पूछा जा सकता है, दशानन भी पूछा जा सकता है। तो अलग अलग तरीके से आपको क्या है, ब्रजपाणी भी पूछा जा, मतलब अलग अलग तरीके से आपको क्या है, पूछा जाएगा। चलिए, इंपॉर्टेंट था ये। अगला देखेंगे, प्रश्न 47 है, चक्रपाणी में समास कौन सा है। देखिए, अब आपको जब भी समास आएंगे आप डायरेक्ट आंसर दोगे। ठीक है, बताएं चक्रपाणी में कौन सा जाएगा, क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि हो जाएगा। अगला देखेंगे 47 है, हानि लाभ में कौन सा समास हो जाएगा, बताएं जल्दी से, झट से आंसर जाना चाहिए, बताओ जल्दी से।
हानि और लाभ में कौन सा जाएगा? सीधा सीधा आंसर लगाओगे, अब आप कोई सा भी गलत नहीं जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा यहां पर। अगला देखिए, आस्तिक का विलोम यहां पर पूछा गया है आपसे, ठीक है, आस्तिक का विलोम पूछा गया है, क्या जाएगा? नास्तिक जाएगा, विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। आस्था रखने वाला और आस्था ना रखने वाला। प्रश्न 50 देखेंगे, इच्छा का विलोम क्या हो जाएगा? कामना, अनिच्छा, आशा या फिर प्रत्याशा। बताएं जल्दी से क्या उत्तर जाना चाहिए? इच्छा का क्या उत्तर हो जाएगा? क्या जाएगा? अनिच्छा हो जाएगा, ठीक है। विकल्प नंबर क्या जाएगा? बी सही हो जाएगा, सीधा सीधा आंसर है, इच्छा अनिच्छा। प्रश्न 51 देखेंगे, कुटिल का विलोम आपको बताना है, क्या हो जाएगा? सीधा साधा, सरल या फिर वक्र। क्या उत्तर जाना चाहिए? बताएं जल्दी से। आपको कुटिल का पूछा है, देखिए कुटिल के अंदर आपको गलती हो सकती है, क्या जाएगा कुटिल का? विकल्प नंबर सी सरल हो जाएगा, ठीक है। क्या जाएगा? कुटिल का सरल सही हो जाएगा। चलिए, इंपॉर्टेंट था। अब आपको क्या है, एक जो प्रश्न आपको चैलेंजिंग प्रश्न है, सभी ने इस प्रश्न का जो उत्तर है कमेंट बॉक्स में बताना है, यहां पर नहीं बताएंगे, ठीक है। जितने भी साथी चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। घृणा का आपको विलोम पूछा गया है, प्रेम, राग, क्षोभ या फिर कठोर। ये कमेंट बॉक्स में आप सभी ने बताना है, यहां नहीं बताना है, ठीक है। ये वाले प्रश्न का आपने कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है और आशा करता हूं सभी के सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें, जय हिंद।